Hello, 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 hello. Mic check 1 2 3 1 2 3. Hello and welcome back, dear students. आ जाओ सभी. हाँ जी. एक और सभी ज्वाइन कर लें, फिर हम काम शुरू करते हैं अपना. यस. हाँ जी, इतने आप आवाज का कंफर्मेशन दे दो मुझे. ठीक आ रही है आवाज? यस. ओके. तो हम पूरे 2 मिनट वेट करेंगे. उसके बाद जो है हम अपना काम शुरू कर देंगे. ठीक है, ऑल ओके. चलो. तो काम जो हमने करना है, आपको क्वेश्चंस मैंने पहले ही भेज दिए. क्वेश्चंस मैंने पहले ही भेज दिए हैं. कोई अगर किसी तरह की आवाज में या इधर ऑडियो वीडियो में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आप बता देना मुझे. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे काम कर लेंगे. तो फिलहाल जो हमारा आज का टारगेट है वो है डाउट्स. डाउट सेशन है ये. और इसमें हमने वो सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, अप्रोक्सीमेटली कवर कर लेने हैं जो कि आपको जिनमें भी जिन में दिख. ठीक है. ओके. तो जो असाइनमेंट है ओवरऑल मैं एक बार कवर कर देता हूँ, बता देता हूँ. इसमें आपको मैंने वो उसमें भी भेज दिया हुआ है असाइनमेंट. हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स की 5 असाइनमेंट पहले दी थी मैंने, और पार्टिकल की एक दी थी. और उसके बाद न्यूक्लियर और पार्टिकल मिक्स की 2 इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दी थी. तो टोटल अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 8 असाइनमेंट्स हैं. ठीक है. इनमें से पहले हम जो है वो असाइनमेंट 4 को कंप्लीट कर चुके थे, 1A को कंप्लीट कर चुके थे. 1B और 5 में कुछ क्वेश्चन रिपीटिंग थे. उस तरह से हम चल रहे थे. अब फाइनली जो कंक्लूजन है वो ये कि जो जो आपके डाउट्स बच गए हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं. ठीक. इतनी ही बात है. तो क्वेश्चन मेरे सामने हैं, आपको मैंने भेज दिए हुए हैं, और उस पर हम बात कर लेंगे. और बात इसी तरह से करेंगे कि वो क्वेश्चन नहीं, उससे मिलते जुलते, उससे आसपास के रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हों वो कवर हो जाए. ठीक है. तो कोई भी बातचीत होगी तो आप यहाँ पे मेरे को बता सकते हो. चलो. ठीक है. तो आप लोग जो आ गए हो, हम शुरू कर रहे हैं काम अपना. बीच में जैसे जैसे और लोग आएंगे वैसे वैसे हम कंटिन्यू कर लेंगे. मुझे लगता है लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और उसके लिए मैं 1 मिनट दो मुझे. 1 मिनट में एक. ओके. गुड इनफ. सो वी आर गुड टू गो. चलो.
हम शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे एक एक असाइनमेंट हमने करी है वैसे वैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया, जो आपका डाउट था, वो था असाइनमेंट वन बेसिक क्वेश्चंस की। इस असाइनमेंट का पर्पस ये था कि आपको क्वेश्चंस काम करना आ जाए, कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाना है, किस सिचुएशन में लगाना है, ये आपको पता लग जाए। इसका बेसिक पर्पस ये था। कैलकुलेशन करवाना करवाना वाज नॉट द बेसिक इट्स पर्पस। ठीक है, वो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में वो उनमें करते हैं जिनमें चार ऑप्शन देख के आंसर निकालना होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं सही आंसर आ जाने पे हम इग्नोर कर देते हैं, आप लोग इग्नोर कर देते हो कि ये हुआ कैसे या कहाँ गड़बड़ हो सकती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो करके मैंने इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डाला, विदाउट ऑप्शंस डाला। तो क्वेश्चन ये था कि आपको मोस्ट स्टेबल आइसोबार निकालना है। ठीक है, मोस्ट स्टेबल आइसोबार, और आपको ए दे दिया, स्टेबल वाला निकालना था, ए दे दिया 25। तो आइसोबार आपको मालूम है क्या होता है, जिसका ऊपर वाला ए जो है वो कांस्टेंट रहता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास नंबर कह लो, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और इसमें दो कांस्टेंट की वैल्यू दे दी थी। ए थ्री से लिख लिया उसे। ठीक है, ए थ्री की वैल्यू दे दी 0.66 एमईवी, 0.66 एमईवी, और दूसरा ए फोर दे दिया। ए फोर की वैल्यू लिख ली, ए फोर की वैल्यू लिख ली हमने 19 एमईवी, 19 एमईवी, ये दो वैल्यूज हमने लिख ली। ठीक है, अब आपको इससे भी पता लग गया होगा कि ये कौन सा वाला फॉर्मूला है। इसमें जो बेसिकली फॉर्मूला लगेगा दैट इज सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। तो आपको ये पता होना चाहिए था, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, ये अब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, किसके इक्वल है, कौन कौन सी टर्म्स आती हैं। तो वहां पे आप देखते हो कि इसमें एक वॉल्यूम टर्म आती है, एक सरफेस टर्म आती है, एक कूलम टर्म आती है, एक एसिमेट्री टर्म आती है, और एक एक पेयरिंग टर्म आती है। इस तरह से 5 टर्म्स आती हैं। किस पे डिपेंडेंस है, किस पे नहीं, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ठीक है, किस पे कितनी डिपेंडेंस है, किसमें डिपेंडेंस जो है वो इसकी पावर ए पे रहती है, किसमें इसकी डिपेंडेंस जो है वो पावर ए 1/3 पे रहती है, किस तरह से रहती है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो टोटल फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, ए बी के साथ क्या आएगा, ए आएगा। ए क्यों, क्योंकि वॉल्यूम है, और वॉल्यूम जो है वो होता है आर पावर 1/3 पे प्रोपोर्शनल, आर पावर क्यूब पे प्रोपोर्शनल, और आर पावर 3 मतलब ए पावर 1। ठीक है, तो एक तो ये टर्म हो गई। उसके बाद दूसरी टर्म क्या है, दूसरी टर्म है सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया की टर्म में ए पे डिपेंडेंस कितनी हो जाएगी, सेम लॉजिक, सरफेस एरिया। अब मैं समझाऊंगा नहीं, मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिख सकता हूं, आर स्क्वायर, और आर किस पे डिपेंड करता है, 1/3 पे। तो आर 1/3 पे डिपेंड करता है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ए पावर 2/3 पे, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे ए पावर 2/3 आ जाएगी, वो आपको मालूम है। अब इसमें मेन चीज क्या है, इसका माइनस साइन है। ठीक है, ओके। थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म कूलम वाली टर्म है, ये भी माइनस है। वॉल्यूम वाली टर्म पॉजिटिव है मेनली, बाकी तो माइनस ही होती है। इसमें क्या रहता है, इसमें अपॉन में आर स्क्वायर होता है ना। आर कूलम टर्म में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वो निकालते हो, और ऊपर क्या आता है, जेड जेड माइनस वन लिख लेते हैं हम, जेड जेड माइनस वन। और ए जो है अपॉन में आ जाता है, आर स्क्वायर जो है वो फोर्स में आता है, एनर्जी में आर आती है पावर, तो वो हो गया 1/3। ठीक है, ए सिमेट्री टर्म आपको मालूम है, उसमें क्या होगा, उसमें ए माइनस 2z आ जाता है ऊपर, और अपॉन में भी एक पावर आती है, इसे मैं साइड में लिख देता हूँ थोड़ा सा, और इसे हम प्लस माइनस कर ही लेते हैं, इसका स्क्वायर भी आता है, और प्लस माइनस डेल्टा, वो पेयरिंग टर्म है। ठीक है, तो ये इसमें देखने वाली चीज क्या थी, देखने वाली चीज ये है कि ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है, और बाइंडिंग एनर्जी जो है, अगर आप बाइंडिंग एनर्जी मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए निकालोगे, ये क्वेश्चन ना बहुत बार आया हुआ है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है, और इसमें बहुत स्टूडेंट्स को ये लगता है, उसमें तो फॉर्मूला भी दे देते हैं,
ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूला भी दे देते हैं, ठीक है। और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, न्यूक्लियर तो हमने करी नहीं। वहां पे ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का बन जाता है। जैसे ही आपको ये फॉर्मूला दे दिया, अब क्वेश्चन मैथमेटिक्स का बन गया। मोस्ट स्टेबल मतलब जब भी मैक्सिमम और मिनिमा इन्वॉल्व हो, आप क्या लोगे, डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, तो डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो ले लो। किसके विद रिस्पेक्ट टू लोगे, वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू लोगे ना। जेड पूछा है, जेड के विद रिस्पेक्ट टू ही लोगे, किसी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव को जीरो लोगे। ए तो कांस्टेंट है, दे दिया, बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं, तो बचा क्या, जेड बचा, तो डेरिवेटिव लो, ये वाली टर्म गई, ये वाली टर्म गई, ये वाली टर्म बचेगी और ये वाली टर्म बचेगी, और इन दोनों में जो जो कांस्टेंट्स हैं ए सी और ए वो A3 और A4 के नाम पे दे दिए हुए हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना, बस। आई नो आपको सॉल्व करने में ही शायद दिक्कत हुई हो, तो अप्रोक्सीमेशन के साथ आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि एक अप्रोक्सीमेशन मैं बता देता हूँ, 25A है तो A की पावर 1/3 निकालनी है मान लो। तो अब आप 1/3 आप इसका देखोगे तो आप देखो किसकी पावर नियरेस्ट है। 3 का क्यूब अगर मैं लूंगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27, वो इसके क्लोजेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा कम है, तो 2.8 के करीब आएगा ये। लेकिन मैं इसे 2.8 लूंगा नहीं, मैं अपॉन में जब भी लूंगा मैं इसे क्या करूंगा, मैं देखो क्या करता हूँ, ए की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 19, उल्टा तो नहीं कर दिया, चलो ए 1/3 के साथ देखना ना, A3 वाला ले लेता हूं, तो मैं A3 अपॉन A पावर 1/3 ये निकाल रहा हूं। व्हाट आई विल डू फॉर दिस, आई विल यूज 0.66 डिवाइडेड बाय A पावर 1/3 दैट इज 2.8। अब मुझे पता लग रहा है कि 2.8 से मेरी कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं हो रही जितनी 3 से हो रही है, तो ये 0.66 3 पे कर सकता ना, तो मैं इसे अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं, 0.66 डिवाइडेड बाय 3, ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाय 3, और वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.22, ठीक है। लेकिन 3 से छोटा नंबर था ना, यहां 3 से छोटा नंबर था तो वहां बड़ा आएगा, तो मैं इसे 22 नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं इसे 25 लिख लूंगा, अप्रोक्सीमेटली 0.25। अब मेरी कैलकुलेशन इजीएस्ट है विच इज 1/4, तो दिस इज बेसिकली 1/4, बात समझ गए। तो इस तरह से हम इजीएस्ट वे से अप्रोक्सीमेशन लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इसमें आंसर जो आएगा अगर आप सॉल्व करोगे सारा, तो z अप्रोक्सीमेटली 11, 12, 11, 11.5 के करीब आ जाएगा, या 12 के करीब आ जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आप उस केस में नियरेस्ट वाला देख लेना, नियरेस्ट वाला z जो है वो 12 आएगा, और इसका आंसर मैग्नीशियम 12, 25 आ जाएगा। ये स्टेबल आइसोबार, ठीक है। चेक कर लो, अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, बातचीत पता लग गई है तो ठीक, नहीं तो हम मतलब ब्लर हो रही है वीडियो, नहीं वीडियो ब्लर तो नहीं है, कि यहाँ की शायद लाइटिंग में प्रॉब्लम है। अभी भी हो रही है क्या, चेक करो, सही है सब, ओके ओके, पहले हो रही थी, ठीक है, हाँ अब ठीक है ना, वो लाइट फ्लिकर कर रही है, ठीक है, तो वो उस वजह से थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, वीडियो में प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक ये, हाँ वो वही इशू है, फ्लिकरिंग हो रही है। एनीवेज अब ठीक है, चलो आगे करें, आज क्लास अच्छी है, चलो बहुत बढ़िया, हाँ समझ में आना चाहिए बस, यही है आइडिया। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ऐसे ही धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद, पहले इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करवा देता हूं मैं, ठीक है। इसी के साथ इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या है, लाइट न्यूक्लियाई के लिए आपको पूछा गया है कि बताओ लाइट न्यूक्लियाई के लिए क्या होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, इसको, क्योंकि हर बार की यही कहानी है, मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए आपको इन दोनों टर्म्स के साथ खेलना है और उसी पे बातचीत करनी है।
तो इसमें अगला क्वेश्चन मैंने इस तरफ एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अगर पूछ लिया जाए फॉर लाइट न्यूक्लियाई क्या होगा, फॉर लाइट न्यूक्लियाई क्या होगा अगर उसके पूछ लिया जाए, तो मैंने डाल दिया था। तो वैसे तो हमें पता ही है, मैंने बताया हुआ है कि कैल्शियम तक जिसका नंबर 20 है ये ऊपर 40 आता है, ये हमने बीटा डीके वाले कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है, ठीक है। अगर वहां तक आप जाओगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और वो स्टेबल होते हैं दोनों, ये वाली सिचुएशन स्टेबल की है, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे ऊपर लोगे तो फिर प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन काम करने लग जाती है और न्यूट्रॉन जो है वो ज्यादा होने लग जाते हैं, ठीक। इस सिचुएशन में आप अगर ए को निकाल लोगे विच इज इक्वल टू एन प्लस जेड, तो वो क्या हो जाएगा, वो 2z हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। फिर भी अगर आप यहां से निकालना चाहते हो, यहां से निकालना चाहते हो, तो इसका एक शॉर्टकट ये होता है कि z का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा a अपॉन 2 प्लस ये जो कॉन्स्टेंट है ना, इसकी बात कर रहा हूं, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो a की पावर कुछ z अलग कर लोगे, a पावर अलग कर लोगे, तो इस तरह से हम यहाँ पे रिलेशन निकाल लेंगे और वो रिलेशन में यहाँ आता है a3 अपॉन 2a4 a पावर 2/3। मतलब ये याद नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, कुछ मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। याद कर लोगे तो ठीक है, दिमाग पे बोझ डाल लेना थोड़ा सा, नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, पर ये याद होना चाहिए इंपिरिकल मास फॉर्मूला आप छोड़ नहीं सकते। हालांकि इसके सबसे ज्यादा यूज केस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्म में आए हुए हैं और किसी फॉर्म में कम पूछे गए हैं, इस फॉर्म में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, फिर भी ना याद करोगे तब भी चल जाएगा। तो एनीवेज मैं बता रहा था ये कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब ये कम है, A3 भी आप देखो कम है 0.66 और A4 है 19, तो ये जिस 19 को डबल करोगे 38, 0.66 को डिवाइड करोगे 38 से, वो एक बड़ा छोटा नंबर आएगा। उसके ऊपर से A भी छोटा हो गया, आप उसका क्यूब रूट लोगे और भी छोटा हो जाएगा, छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे वो भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये ओवरऑल इतना छोटा हो जाता है दैट इट इज मच मच स्मॉलर देन 2। और जब दो चीजें प्लस में हो और एक चीज बहुत छोटी हो दूसरे के कंपेरेटिव, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, तो a अपॉन 2 इज इक्वल टू जेड, मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू 2z। तो ये वाला क्वेश्चन था आपके लिए, ये 9th क्वेश्चन था। असाइनमेंट 1 में 3 क्वेश्चन पूछे थे आपने, 8, 9 और 10th। 10th में आपको मैग्नेटिक मूवमेंट से प्रॉब्लम थी, वो मैंने वैसे ही डाल दिया था, उसको छोड़ो। स्पिन पैरिटी निकालनी आती होनी चाहिए सारे वेरिएबल्स की, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना कोई नहीं पूछता उस फॉर्म में जिस फॉर्म में मैंने पूछा था, वो सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद करवाना था इसलिए पूछ लिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 8th और 9th हमने कर लिए हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो। यस, अगर सब ओके है तो ठीक है, अगर डाउट है तो बता सकते हो। हाँ जी, हैंड रेज किया हुआ है, किसने किया है? हैंड रेज आया नहीं मेरे पास, अगर शो नहीं हो रहा अगर किसी ने किया भी है तो शायद बीच बीच में आपका नेटवर्क टूट रहा है। और ओके ठीक है, डन। तो हम आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट 2 की तरफ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ सारे को। और असाइनमेंट 2 में आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन, और वो भी जायज ही था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। चलिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसमें काफी सारी चीजें आ गई हैं और हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगली असाइनमेंट की तरफ। इसमें तो क्वेश्चन कम ही है, 3 में भी कम है, 4 में भी कम है, जिनमें ज्यादा आएंगे उनमें देखता हूं मैं। असाइनमेंट 2 में एक ही क्वेश्चन था आपका, और वो क्वेश्चन था कि एक यूरेनियम 238 की, यूरेनियम 238 इसकी हाफ लाइफ बता दी हमने। हाफ लाइफ हमें मिल गई, कितनी होती है क्वेश्चन में है 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर, 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर, ठीक है, इतनी होती है। तो अगर ये इतनी होती है तो आपको पूछा क्या गया है,
आपको पूछा गया है कि 10 ग्राम के यूरेनियम की एक्टिविटी बताओ, मास कितना दे दिया 10 ग्राम, और यूरेनियम की एक्टिविटी आपसे पूछ ली गई, तो आपको बेसिकली एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक फॉर्मूले से बात नहीं बनेगी, दो इनफैक्ट 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए और 2 वैल्यूज पता होनी चाहिए, फिर भी कर जाएगा। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा इनटू एन, ठीक है। लैम्डा का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। ये तो सभी बच्चों को याद नहीं रहता है, तो सभी आपको अगर वो सभी चीजें तो याद ही होगा, ठीक है। और दूसरा एन, इसका बताएगा कोई, अगर कोई है किसी को कंफर्म है इसका आइडिया देगा मुझे कि क्या है, क्या होने वाला है, क्या हुआ इसका। हाँ जी, अब चेक करो वॉइस ठीक है, क्लियर नहीं है। अब फिर से देखो, मेरा माइक दूसरा तो नहीं उठा लिया उसने, ठीक है वैसे तो माइक तो ओके, अब ओके है, ठीक है। आवाज नहीं क्लियर, अब क्लियर है, ओके ठीक है। तो मैं आपको ये बता था कि एक्टिविटी जो है वो इस तरह से होती है, और इसमें आपको ये बताना है एक्टिविटी में कि लैम्डा एन, लैम्डा की वैल्यू ये आपको याद है, डीके कांस्टेंट जो हम निकालते हैं, आपको ये बताना है कि ये एन कितना होगा, ठीक है। तो एन का फॉर्मूला जो है अगर आप देखोगे तो वो एवोगैड्रो नंबर से रिलेट करते हैं कि टोटल मास में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो, पर जितने में हमें चाहिए उतने में ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, और एवोगैड्रो नंबर आपको पता होना चाहिए। एम कितना हो गया, एम कितना हो गया 10, टोटल कितना हो गया 238, और एवोगैड्रो नंबर अगर आपको याद हो 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये हो गया टोटल। अगर ये टोटल ही आपको पता है तो एन आपको मालूम है, लैम्डा आपको मालूम है, इसमें एक और काम करना पड़ेगा। लैम्डा के लिए 0.693 मैंने क्या दिया है, ईयर्स में दे दिया, 4.5 इंटू 10⁻9 ईयर्स। ईयर्स में हम पर नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे 365 डेज, 24 आवर्स और 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स। तो ये अब इसके यूनिट आ गए सेकेंड इनवर्स। दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर को इस रेडियो एक्टिविटी डीके कांस्टेंट से, और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब एक और चक्कर है, चक्कर ये है कि वो आंसर आएगा सेकंड इनवर्स में, सेकंड इनवर्स, और जो मैंने आपको आंसर प्रोवाइड किया या ऑप्शंस आएंगी वो बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो इस यूनिट में आए, क्यूरी में, ठीक है। तो आपको इसलिए यहाँ पे कन्वर्जन भी पता होनी चाहिए। तो 2 यूनिट्स चलते हैं, एक यूनिट चलता है बैक्टरल, ठीक है, जिस साइंटिस्ट ने काम किया था वो तो सिंपल है, 1 डिकेड पर सेकेंड के हिसाब से आप निकाल लेते हो। तो सेकेंड इनवर्स की जो वैल्यू आएगी मैं बता ही देता हूं एग्जैक्टली वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू आएगी 1.23 इंटू 10⁻⁴, कुछ भी इश्यू हो तो बता देना मुझे साथ ही साथ, ठीक है, 5। तो अगर मैं इसे सेकेंड इनवर्स में लिखने की जगह इतने ही बैक्टरल में लिख दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू 10⁵5 बैक्टरल, ठीक है। तो वो तो हो गया। क्यूरी में कितना होगा, अब क्यूरी में निकालने के लिए आपको बैक्टरल को क्यूरी में निकालना आता होना चाहिए, और उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप इसको जो है 23 इंटू 10⁵5 को जो क्यूरी के यूनिट्स हैं 3.7 इंटू 10⁻10 इसमें कन्वर्ट कर देते हो। अब जो आएगा ना वो इतने क्यूरी आएगा, ठीक है। तो वो सॉल्व करोगे और आंसर निकाल लोगे। तो ये तो पता है ऊपर -5 पावर बन जाएगी, और ये नीचे रकम छोटी है, नीचे टर्म बड़ी है, ऊपर टर्म छोटी है, तो आप एक और 10 ऊपर ले जाना, तो आप लिख सकते हो 12.3 डिवाइडेड बाय 3.7 इंटू 10⁻⁻6,
क्यूरी। तो यानी कि ये माइक्रो क्यूरी में आपका आंसर आ जाएगा। कितना? अप्रोक्सीमेटली 3.7, मतलब 4 के पास, 12 के पास, तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3.3। ऐसा सा आपका आंसर है। ठीक है, ये सेकंड असाइनमेंट का आपका क्वेश्चन था। इसमें आपने डाउट भेजा था मुझे। यहां तक कोई दिक्कत हो, कुछ बातचीत हो तो पूछ लो, बता दो, हम नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। यस, चलें आगे। नेक्स्ट असाइनमेंट 3 आपको ऑल क्लियर है, असाइनमेंट 4 आपको ऑल क्लियर है। सर मेरे 8, 9 ही डाउट्स हैं, 8, 9, 10। अब मैं वो फाइल नहीं लेके आया प्रभजोत, क्वेश्चंस में आपने पहले भेजना था मुझे, और भेजा हुआ था, रह गए हैं। भेजा था क्या? चलो, मुझे ध्यान नहीं है अगर भेजा था तो। और कोई बात नहीं, मैं फिर से करवा दूंगा। वो फाइल नहीं है मेरे पास। आपको क्वेश्चन है तो आप, मैं देखूं, 1 मिनट खोल के चेक कर लूं। अगर मेरे पास जो फाइल है उसमें तो नहीं है। असाइनमेंट 2 के ही कह रहे हो? 8, 9, 10 बता दो। ओके, और मैंने वो सभी सभी को भेजा भी नहीं। और न्यूक्लियर रिएक्शन पे हैं, कोई बात नहीं है। मैंने देख तो लिए वो खोल के वैसे ही, पर मेन फाइल है उसमें नहीं है वो क्वेश्चन, तो हम उसकी बात अभी तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो पर जो मैंने ग्रुप में मेंशन भी किया था, कोई बात नहीं, स्किप हो गए होंगे फिर। फाइनल डाउट्स मैंने जो लिखे थे उसमें तो वो नहीं दिखे मुझे। और मैंने आपको फाइल भी भेजी है, शायद वो थोड़ी देर पहले ही भेजी है, इसलिए आपने चेक नहीं किया। उसमें डाल देते तो मैं ऐड ऑन कर देता। ठीक है, एनीवेज कोई बात नहीं, फिर डिस्कस कर लेंगे। वैसे असाइनमेंट 2 के जो हैंड रिटन वाली असाइनमेंट है उसमें फिर से बता रहा हूँ, उसमें प्रायोरिटी हमारी क्वेश्चंस को आप बेसिक फॉर्मूला समझने की है। वो सारे क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कवर किए। ठीक है, तो इसी के साथ वो क्वेश्चन आगे असाइनमेंट 3, 4, 5, 6 किसी ना किसी में आ ही गए होंगे। रिपीट भी हुए हैं कई क्वेश्चन, वो इसलिए हुए हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो पहले भी पूछ लिए, आगे भी किसी ना किसी असाइनमेंट में डाल ही दिए। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं असाइनमेंट नंबर 5 पे। असाइनमेंट नंबर 3 का मेरे पास कोई डाउट नहीं है। असाइनमेंट नंबर 4 के सारे डाउट्स हमने पिछली क्लास में या डिस्कशन ग्रुप में क्लियर कर लिए थे, और बड़ी अच्छी बात थी, बड़ी हेल्दी डिस्कशन की आपने। और आई वाज सो हैप्पी टू सी ऑल दैट डिस्कशन। ठीक है, ऑल्दो मैं सारी पढ़नी आपको भी, आप देख के को पढ़ना। हाँ, लेकिन ये डिस्कशन का पर्पस ये होता है कि आप आपस में एक दूसरे की जितनी कमियां निकाल सकते हो, जितने क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो पूछ लो। ठीक है, फिर जो फाइनल क्वेश्चन आ जाएंगे उन सारों का जवाब मैं दे दूंगा, अगर कोई भी सबका डाउट रह जाता है तो। ठीक, और जो आपस में डिस्कशन करके दूसरे को समझा के आपको याद रहता है, या फिर जो साथ वाले ने समझाया होता है वो आपको याद रहता है, उसका उसका भूलते नहीं हो आप, उसका जवाब ही नहीं है कोई। हाँ, क्लास में तो आप 500 क्वेश्चन सीखोगे, मैं तो रोज के 10 क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, तब भी जाने से पहले आपको 1000 क्वेश्चन पक्के करवा दूंगा, तो वो उसमें से स्कोप रहता है फिर भी भूलने का। तो डिस्कशन जरूर किया करो। ठीक, अगला क्वेश्चन है असाइनमेंट नंबर 5 में हम पहुंच गए हैं, और उसके थर्ड क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, एक बार अब इसकी फिर से डिस्कशन करवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन था इंट्रिंसिक जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है न्यूक्लियस का, इंट्रिंसिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, इसमें हमारी पिछली बार भी डिस्कशन हुई थी कुछ, लेकिन हमने बोर्ड पे करनी थी, तो अब बोर्ड हाजिर है, अब हम उस पर आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। तो उसका आंसर है ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये एक मेरिटोरियस वाले एक लेक्चरर कैडर के पेपर में पूछा गया था, और उन्होंने उसका आंसर गलत दिया था, और जब टाइप होके मेरे पास असाइनमेंट आई तो एज इट इज आंसर गलत ही आपके पास पहुंच गया था।
ठीक है, लेकिन अब हमने उसे ठीक कर दिया हुआ है। तो अगर आपने नहीं नोटिस किया पिछली बार तो अब कर लेना कि ये क्वेश्चन में मैंने दो जगह चेंजेस किए हैं, दो जगह डाला है ये क्वेश्चन। एक जगह मैंने इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल मूवमेंट पूछा है और दूसरी जगह मैंने इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट पूछा है। तो हम डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं पहले। अगर डाइपोल मूवमेंट में आप देखोगे इट इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज न्यूक्लियस में। ठीक है, अब आपको दिक्कत ये थी कि वो चार्ज के साथ बढ़ता क्यों नहीं, चार्ज के साथ बढ़ता क्यों नहीं है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है डाइपोल मूवमेंट का? डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है समेशन क्यू आई आर आई। ठीक है, ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला में मैंने आपको पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर आप छोटे होते जो पढ़ते थे ना, पहले उसी की बात बता दूं, वो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वीडियोस में कवर भी किया हुआ है, लेकिन आप ये देख लो। तो पहला कॉन्सेप्ट डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन वो बता रहा हूं जो आपने याद की हुई है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, एनी ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। लेट्स से आर लिखता हूं मैं अब इसे, जिसे हम जनरली 2a मान लेते होते हैं या 2l मान लेते होते हैं, वो आपको याद होगा। ठीक है, तो ये आया कहां से? ये आया कि आपने इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट नहीं माना, अभी अब मान लेते हैं, अब मान लेते हैं। तो अगर आप इसे देखोगे, ये क्यू पॉइंट का पहले बॉडी का रेफरेंस पॉइंट है R1 और दूसरी का रेफरेंस दूसरी पोजीशन वेक्टर है R2। मैंने एक जनरल ओरिजिन ले लिया। ठीक है, और जो डाइपोल मूवमेंट होता है ना, वो होता है ऑलवेज चार्ज मल्टीप्लाइड विद इट्स पोजीशन वेक्टर। तो सिंगल चार्ज भी अगर उसका कोई डाइपोल मूवमेंट पूछ ले तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे चार्ज मल्टीप्लाइड विद इट्स पोजीशन वेक्टर। चार्ज कितना? माइनस क्यू, माइनस क्यू। ओके, ठीक है। तो अगर, क्योंकि आप रेफरेंस को, ओरिजिन को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, तो सिंगल चार्ज अगर होता तो मैं बोलता कि मैं ओरिजिन यहां क्यों लूं, मैं इसी पे जाके बैठ जाता हूं। तो फिर वो हो जाता R1 की जगह 0, तो वो सिंगल चार्ज का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता। अब यहाँ पे दो चार्जेस थे, तो हमने पहला चार्ज क्या ले लिया, अब दूसरे चार्ज को काउंट कर लो। तो दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, ओके। तो अब अगर आप इसे देखोगे, इट विल बिकम क्यू R2 माइनस R1, और अब लगा दो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, तो आपको पता लग गया R2 माइनस R1 इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो इसे सिंपली हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन मान लूं, अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन मान लूं, तो इन दोनों चार्जेस, मतलब इसका डिस्टेंस विद इटसेल्फ इज 0, इसका डिस्टेंस विद दिस चार्ज इज r, और वो हमने बना लिया डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन को। ठीक है, अगर मैंने तीन चार्जेस दे दिए, जैसा उस दिन मैंने क्वेश्चन पूछा था, +2q और -q और -q ऐसे, तो आपने अब भी यही करना है, किसी भी एक पोजीशन पे ओरिजिन रख लो और इसके विद रिस्पेक्ट टू बाकी दो को ले लो और आंसर निकाल लो। फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, यही रहेगा। अब जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे ही कर लो। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने एक और मैं बता देता हूं, पोलर और नॉन पोलर का भी पढ़ाया था, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये भी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वाले में भी आता है और एटॉमिक मॉलिक्यूलर में भी हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा में भी पढ़ा है। तो उसमें क्या हम लेते हैं, उसमें हम लेते हैं कि जैसे ये H है और O के साथ ये H है, ये H है, H2O, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव का सेंटर आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव का सेंटर आ जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंटर्स के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, सेपरेशन है। तो करके आप क्या करोगे, आप कहोगे कि हाँ जी वाकई ही ये चीज जीरो नहीं है, ये पोलैरिटी रख रही है और इसलिए इसे पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये वहां पे भी पढ़ा था। अब न्यूक्लियस में अगर आप देखोगे तो चार्जेस जो हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो चार्ज नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन हमेशा ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देता है जिसमें ओवरऑल आप देखोगे कि ये यहाँ पे इसका सेंटर पॉजिटिव का बिल्कुल सेंटर के साथ लाई कर रहा है, नेगेटिव तो है ही नहीं इसके अंदर, तो उस तरह से आप नहीं ले सकते। ठीक है, एक पॉइंट हो गया।
दूसरी चीज हमने कई बार करके भी देखा है, ऑब्जर्वेशन भी हमें ऐसी नहीं मिली। दूसरी चीज इसमें हम लेते क्या है, हम लेते हैं कि न्यूक्लियस में ना पेरिटी कंजर्व रहती है। पेरिटी पेरिटी कंजर्व रहने का मतलब ये है कि चार्ज तो कंजर्वेशन है ही है, और अगर आप आर का एवरेज देखोगे और ये माइनस आर का एवरेज देखोगे, इट इज द सेम। ये पैरिटी कंजर्वेशन है। वैसे तो ये होता है आर को माइनस आर से रिप्लेस कर दो वाला, तो ये क्योंकि सेम आ रहा है, ठीक है, ये सेम आ रहा है, तो इससे क्या मिलेगा, जो डाइपोल मूवमेंट है उसमें भी यही रूल फॉलो हो जाएगा। और ये सिर्फ रूल कब फॉलो हो सकता है, जब इसकी मूवमेंट की, डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू जीरो हो जाए। तो जब तक ये चार्ज पेरिटी कंजर्वेशन है ना, जब तक ये सिमेट्री लॉ ब्रेक नहीं हो जाता, बेसिक लॉ, तब तक ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट नहीं निकलने वाला न्यूक्लियस का, जीरो ही निकलेगा। और हमने इस सिमेट्री ब्रेकिंग को देखने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, ऑब्जर्व नहीं हुआ कभी। ठीक है, तो ये हो गई उसकी डिस्कशन। अच्छा, अगर इसकी जगह क्वाड्रुपोल मूवमेंट ले लेते, अगर इसकी जगह क्वाड्रुपोल मूवमेंट नहीं, तो क्वाड्रुपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आपको पता है ना, वो 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करके कुछ वैसे से लिखते हैं, पूरा नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। यहाँ पे रो भी होती है, रो स्क्वायर, यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल भी है, वो ठीक है, लिखते हैं। तो इसको जब पूरा सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो है इसकी डिपेंडेंस z पे भी आ जाती है और a स्क्वायर पे भी, a स्क्वायर या a2/3 पावर वगैरह पे भी आ जाती है, ठीक है। तो अगर a स्क्वायर पे लिख देते हैं, अगर इन दोनों पे इसकी डिपेंडेंस आती है तो क्वाड्रुपोल मूवमेंट जो है वो z के साथ भी इंक्रीज करता है और a के साथ भी इंक्रीज करता है, क्योंकि सारे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते, ठीक है। तो ये इस तरह से ये चीज है। अच्छा, इसमें एक और बात बता देता हूं, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पूछ लिया होता ना, फिर नहीं वो जीरो आता, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जीरो आता है। और क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल किस में डिपेंड करता है, स्पिन पे, न्यूक्लियर स्पिन पे, तो सारे न्यूक्लियर जो नहीं जीरो स्पिन वाले होते, तो वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जरूर एग्जिस्ट कर सकता है। तो 3 क्वेश्चन बन गए, अलग अलग वेराइटी से, अलग अलग तरीके से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो देख लो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। 2/3 4 ठीक है, कोई बात नहीं, 2/3 से, हाँ वो आर स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट, तो फिर हम आगे बढ़े, नहीं तो 3 क्वेश्चंस पे अभी तक हमारा ठीक जा रहा है। तो ये ठीक कर लिया है मैंने असाइनमेंट में, आप लोग भी अपने नोट्स वगैरह में ठीक कर लेना जहां आपने लिख लिया हो इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों में से किसी ने नहीं मार्क करवाया। बाद में मैंने देखा एक स्टूडेंट ने, शायद अभी वो प्रेजेंट नहीं है, उसने बताया था कि सर ये क्वेश्चन देख लो, उसने क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ली कि सर ये कैसे हो गया, तब मैंने क्वेश्चन चेक किया कि ये तो आंसर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है इसके बाद, और फिफ्थ आपको पता है ये भी गलती थी, ये आपने फाइनल कर ही लिया था, बस मेरे से कंफर्म कर रहे हो। तो लेड 208 दिया हुआ है साइज, एंड सेकंड जो है वो न्यूक्लियाई दिया हुआ है मैग्नीशियम 26, और आपको पूछा गया है कि इन दोनों के साइजेस का रेशियो बताओ। तो आपको रेशियो का, पहले तो आप ऊपर वाला जेड जो ए नंबर है इनका रेशियो ले लो, डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा ना डिवाइड। अगर सीधा 26 पे ना हो आपसे तो आप किस पे कर सकते हो, वैसे तो 26 8 पे आता है, लेकिन अगर ना हो तो पहले 2 पे काट लेना, फिर 13 पे काट लेना, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो या पहले 13 पे काट लेना, तो ये आ गया 2। तो अगर साइजेस का रेशियो पूछा होगा तो साइजेस में जनरली आप तीनों चीजें ले सकते हैं। जनरली हम रेडियस लेते हैं, रेडियस, सिर्फ रेडियस का साइज बताओ, ठीक है। उस केस में इसका 1/3 कर दोगे, 8 पावर 1/3, और ये आ जाएगा 2, ठीक। तो लेकिन ये नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है, कोई बात नहीं, उस केस में आप रेडियस नहीं देख सकते, तो आप एरिया देख सकते हो, क्योंकि जहां पे भी स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, और हम ऐसे देखते हैं ना, तो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं, ठीक है। तो उस केस में एरिया देखोगे तो ये इसकी पावर 2 हो जाएगी,
तो आंसर आ जाएगा 4, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। लेकिन कहीं पे आप डेफिनेशन देखो कि वॉल्यूम ये थ्री डायमेंशनल चीज है जी, इसमें तो साइजेस का मतलब वॉल्यूम से लेना चाहिए, तो ये आंसर फिर 8 आ जाएगा। तो इसमें कोई एक फिक्स आंसर नहीं है उस तरह से, ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना पड़ सकता है। तो हम यहाँ पे जो है फिलहाल इसे मैंने ऑप्शन बदल दी है, मैंने क्वेश्चन को इसे यहाँ पे ऑप्शन में 2 कर दिया है, ताकि आप सिर्फ रेडियस का साइज देखो जो कि बेस्ट इसके लिए अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था, ये हमने यहाँ पे कवर हो गया, आपका डाउट था जो। इससे अगला क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है आपका वहां पे, तो वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है कि अगर एक पॉजिट्रोनियम टूट जाता है, पॉजिट्रोनियम मतलब बाउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ठीक है, तो वो किस में टूटेगा? तो ये हमने बात कर ली थी कि ये 2 गामा में टूट सकता है, क्योंकि अदरवाइज लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन मोमेंटम नहीं होगा, एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। मैग्नेटिक डाइपोल रिपीट कर दूं, मैग्नेटिक डाइपोल में कुछ नहीं है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आप देखते थे, बता रहा हूँ, बीच में ही बता रहा हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आप देखते थे वो किसके इक्वल होता था? वो आप फॉर्मूला निकालते हो ना मैग्नेटिक का, आई ए, चार्ज को करंट से रिप्लेस करते हो और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस को उनका एरिया से रिप्लेस करते हो, और इसे सारे को सॉल्व करके चार्ज अपॉन टाइम, टाइम को डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये वो पुट करके सब ये आ जाता है एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में, ई एल अपॉन 2m करके, ऐसा कुछ आ जाता है। ठीक है, तो वहां पे आप देखते हो कि एल एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम फिर एल की जगह पे आप स्पिन ले लेते हो, स्पिन की जगह पे फिर आप जे ले लेते हो, और जे के साथ यहाँ पे एक जीएल का फैक्टर आ जाता है, यहाँ पे जीएस का फैक्टर आ जाता है, यहाँ पे जीजे का फैक्टर आ जाता है, लैंडेज जी फैक्टर, तो उसमें निकालते थे ना सारा कुछ। तो ये फैक्टर करता है जब एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा ना, टोटल एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा अगर, सिर्फ तब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो सकता है, नहीं तो नहीं जीरो होता। और जनरली ये होता नहीं है, स्पिन और कुछ ना कुछ आ जाता है, तो इसमें मेनली स्पिन पे गेम आ जाती है, स्पिन कैसे है, ठीक है, और स्पिन होती है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ऐसे नहीं आता, इधर उधर नहीं जाता। ठीक है, तो यही बात बता रहा था मैं, और ये भी हमारा बातचीत हो ही गई। 14th क्वेश्चन था ये असाइनमेंट में, इसमें हमने देख लिया कि ये 2 फोटॉन्स निकाल लेगा तभी एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2-3 जगह पे मैंने पूछा है, अलग अलग बार अलग अलग तरीके से पूछा, सेम तरीके से नहीं पूछा, लेकिन कई बार आ चुका है। तो यहां तक आप देख सकते हो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके हो गया है तो बता दो। शेल मॉडल की ट्रिक क्या बताई थी आपने, वो समझ नहीं आई थी, वो बता दो। शेल मॉडल पे हम आएंगे, आगे क्वेश्चन आएगा ना, वो हम कर लेते हैं, जल्दी आ जाएगा अभी बस। ठीक है, तो उसकी बातचीत कर लेते हैं अभी। यहां तक क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर मैंने सीक्वेंस में ही भेजे हुए हैं, अगला आ ही गया बस, शेल मॉडल। शेल मॉडल का ही एक क्वेश्चन है, फिलिंग की तो नहीं है, फिलिंग की बात अच्छा आज के डाउट्स में नहीं है फिलिंग वाला क्वेश्चन, तो मैं टेक्निक बता देता हूँ। टेक्निक तो ऐसी है शेल मॉडल की, उसके बाद हम शेल मॉडल वाला ही डाउट है हमारा, वो कॉन्सेप्चुअल है, ये न्यूमेरिकल है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो ध्यान रखना। ठीक है, तो उसमें आप एक लाइन याद रख सकते हो ऐसी, इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है, पर इफ बिग डिश ऑफ, ऐसा ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीके से लिख लेते हैं हम, पूरी लंबी लाइन बनाओ तो 10 मिनट्स पे एक लाइन बनाई थी मैंने, लेकिन वो इतनी लंबी लाइन याद करना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। इसे अगर आप याद रखोगे तो इसमें आप देख सकते हो, पहले एस की फीलिंग होगी, 1s, हाफ में जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 सॉरी न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। और फिर पी में जाएंगे, पी में अब 2 आगे सब डिविजन होती हैं, 3/2 होता है और 1/2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे पहले पी, इसमें कितने जाएंगे? 2j+1 यानी कि 4, और इसमें कितने जाएंगे? 2, ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद डी में फिलिंग होगी, सबसे पहले डी में फिलिंग होगी, तो सबसे पहले 1 वाले सारे 1s 1p 1d, इसके बाद जो आएगा वो 2s 2p 2d, उस तरह से आ जाएंगे, तो इसमें फिर डी में फिलिंग हो जाती है।
ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या मिलेगा, बीच में इन दोनों के बीच में एस की फिलिंग हो जाती है और 2s की, और एस में सिर्फ हाफ ही होता है तो दो इसमें जाएंगे, इसमें 6 जाएंगे, इसमें 2 जाएंगे, इसमें 4 जाएंगे, इसी की बात कर रहे हो। उसके बाद जो है एस के बाद कौन आएगा, एफ आएगा, एफ के बीच में 2p चला जाएगा। तो इस तरह से वो फिलिंग है, आपको पूरा ऑर्डर बना के भेजा हुआ है, नोट्स में पूरा टेबल बना हुआ है, आपको ऐसे एक एक करके फिलिंग करनी है। ठीक है, और फिलिंग करने के बाद आपको फिलिंग का पैटर्न पता लग गया। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत पता है क्या है, एक और दिक्कत बता देता हूं, वो कंट्रोवर्शियल भी है। जी पे जाते हो ना जब आप, जी पे, G9/2 और इधर से आता है G7/2, तो जैसे डी के बीच में एक एस वाला आ गया न्यूक्लियन, एफ के बीच में, दो एफ के बीच में पी वाला न्यूक्लियन आ जाता है, जैसे आगे जाओगे ना तो 1f लिखेंगे हम, 1f 7/2 और 1f 5/2, इन दोनों के बीच में 2p आ जाएगा 3/2। अब यहां पे दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 के बाद, उसके बाद दिक्कत होती है कि जी के बीच में कोई और आएगा या नहीं आएगा। तो कुछ जगह पे डाल देते हैं, बीच में फिलिंग कर देते हैं, ठीक है, कुछ जगह पे फिलिंग नहीं करते हैं, समझ गए। कई जगह पे आप देखोगे, आप मतलब अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज जो हैं उनमें मैं अगर बात करूं तो बहुत बार यूट्यूब की वीडियो में किसी में शायद, या फिर चैट जीपीटी वगैरह पे या कहीं पे ऐसे आप देखोगे, तो हो सकता है, चांसेस हैं कि G9/2 के बाद आपको यहाँ पे कोई डी की फिलिंग कर दें, वो 5/2 की डी आ गया जी बीच में। लेकिन आप अगर ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज पे जाओगे, जैसे कि बाइजर की बुक, बाइजर बहुत प्यारी बुक है, बहुत शानदार बुक है, और यहाँ ऐसे ही न्यूक्लियर फिजिक्स की कोई और बढ़िया सी बुक लोगे तो उसमें बीच में ये नहीं लिखते 9/2 के बाद 7/2 आता। अब फर्क क्या है, फर्क यह है कि मान लो मैंने स्ट्रॉन्शियम का मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ है, असाइनमेंट में भी डाला हुआ है, अगर मैंने 51 वाला कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया, एंटीमनी वगैरह का दे दिया मान लो, तो उस केस में क्या होगा, 50 तक तो कोई क्लेश ही नहीं है, G9/2 आ गया। अब 50 तक तो हो गया, 51st कहां पे भेजोगे, अगर D5/2 में भेज दिया तो क्या होगा, तो स्पिन कितनी आ जाएगी 5/2, और डी का नंबर होता है L=SPD 012, 2 के मतलब इसके लिए इसकी स्पिन पैरिटी आ जाएगी प्लस, उस तरह से। अच्छा पैरिटी तो नहीं बदलती, जी में भी उतनी आएगी, अगर एफ आ गया इसके साथ तब हो सकती है गड़बड़, है ना, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसमें स्पिन कितनी आ जाएगी 5/2, और अगर जी के बाद जी ही आया तो स्पिन कितनी आएगी 7/2। तो आंसर में एक ऑप्शन में दिया होगा 5/2 और दूसरी ऑप्शन में दिया होगा 7/2, फिर क्या करोगे? तो हम ऑथेंटिकेटेड सोर्स पे जाएंगे, मैं बाइजर की बुक को फॉलो करता हूँ, बाइजर की बुक के हिसाब से मैंने लगा दिया हुआ, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिलिंग कर सकते हो और उसके हिसाब से स्पिन पैरिटी देख सकते हो। पैरिटी आपको मालूम है -1 में देखते हो, और उसमें क्या करते हो, जो भी एस होगा तो एल लेते हैं ना पावर में, एल एस होगा तो L0 ले लोगे, पी के लिए L1 ले लोगे, और इस तरह से आप अलग अलग काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये शेल मॉडल की फिलिंग थी, शेल मॉडल की ये फिलिंग थी। अच्छा इसमें माना क्या था, अब वो बता देता हूं, अगला क्वेश्चन था शेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस के हिसाब से क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 इन असाइनमेंट नंबर 5। कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहली ऑप्शन है मैजिक नंबर एग्जिस्ट करते हैं, शेल नंबर मानता है शेल मॉडल के भाई मैजिक नंबर एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी ऑप्शन है न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस इंटरेक्ट विद द नियरेस्ट नेबर्स ओनली। तो वो कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स है ना, अगर मान लो यहाँ पे कोई प्रोटॉन है तो वो यहाँ वाले न्यूट्रॉन में सिर्फ जो नियरेस्ट नेबर्स हैं सिर्फ उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है और किसी के साथ नहीं कर रहा। ये मॉडल की अजम्पशन पिछले की तो थी लिक्विड ड्रॉप की, तो शेल मॉडल की ये अजम्पशन नहीं है। शेल मॉडल क्या मानता है, शेल मॉडल मानता है जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं सारी सराउंडिंग में, वो कर के एक एवरेज सा फील्ड बना लेते हैं, एवरेज फील्ड कह लो, जनरल फील्ड कह लो, एक फील्ड बना लेते हैं सारे, और फिर हर न्यूक्लियॉन को ऐसा फील होता है कि वो इस फील्ड में है, ठीक है, इस तरह से है। तो वो उस वजह से
एवरेज फील्ड की वजह से वो वाला कॉन्सेप्ट लगता है, नियरेस्ट नेबर्स वाला नहीं लगता। तो ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। अगली दोनों ऑप्शन की बात यही है कि न्यूक्लियॉन्स एवरेज फील्ड बनाते हैं, बिल्कुल सही, और क्वाड्रुपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सही करता है। ये है जी शेल मॉडल का क्वेश्चन। देखो बात पता लग गई तो ठीक है, हम आगे बढ़े हैं फिर। शेल इफेक्ट क्या होता है सर? ये स्पड में यू क्या है? कुछ नहीं, स्पड में यू कुछ नहीं है, यू तो सदियों बाद आएगा। मतलब ये सिर्फ इसलिए है कि कोई ऑप्शन, मतलब हमें कोई और वर्ड नहीं मिल रहा था तो हमने स्पड वर्ड यूज कर लिया, क्योंकि ये वर्ड होता है। अगर एस पी डी एस लिखते तो वर्ड कुछ होता ही नहीं है। और स्पड का मीनिंग क्या होता है? स्पड का मीनिंग क्या होता है वो आप देख लेना गूगल पे, ठीक है? वो गूगल पे देख लेना कि स्पड का लिटरल मीनिंग क्या होता है, वो आप भर सकते हो। तो बड़ा मतलब बेसिक सा वर्ड है, कोई टफ वर्ड नहीं है। ओके, आप फोर्थ ऑप्शन पूछ रहे हो, तो अगर किसी को पता हो वैसे तो और भी अच्छी बात है। शेल इफेक्ट में बता देता हूँ भयंकर, शेल इफेक्ट अगले क्वेश्चन में है। तो होता कुछ नहीं, ये जो शेल्स बनते हैं ना अलग अलग, वो किस तरह से इफेक्ट डाल रहे हैं उसे बोलते हैं। ओके, तो पहले मैं फोर्थ ऑप्शन बताता हूँ, उसका जो एक स्टूडेंट का डाउट है कि फोर्थ ऑप्शन है इसमें शेल इफेक्ट में, लार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्वाड्रुपोल मोमेंट एग्जिस्ट करते हैं फॉर सर्टेन न्यूक्लियाई। जब आपने शेप और एवरेज फील्ड की बात कर दी ना, जब आपने इस तरह से फिलिंग की बात कर दी, तो आप क्वाड्रुपोल मूवमेंट की बात कर रहे हो बेसिकली। आप बता रहे हो कि भाई क्वाड्रुपोल मूवमेंट किस तरह से वेरी कर रहे हैं, या किस तरह से नॉन जीरो या जीरो हो सकते हैं, या ज्यादा बड़े लार्ज या स्मॉल हो सकते हैं। ठीक है, वो इस तरह से बातचीत है। तो शेल मॉडल एक तो हमें कंफर्म ही है ना कि नियरेस्ट नेबर्स को नहीं डील करता वो, ये ऑप्शन तो पक्का ही नहीं करेक्ट है। तो अगर आपको क्वाड्रुपोल मूवमेंट वाली बातचीत पूरी ना भी पता हो तब भी चल जाएगा, क्योंकि हमें दूसरी ऑप्शन बिल्कुल क्लियरली पता है। हाँ, अगर पर आपने अगर समझना है, वो जरूरी है यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, तो जब आप फीलिंग की बात कर रहे हो अलग अलग, तो आप उस तरह की, जब इस तरह से शेप्स बता के फील्ड की बात कर रहे हो, तो आप क्वाड्रुपोल मूवमेंट की भी डिस्कशन बीच में लेके आते हो, इसलिए ऐसे उसको भी काउंट किया गया। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बोलना सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली यही है, और तो कुछ नहीं है। आपने हाथ खड़ा किया होगा, एक मिनट ये लो। हाँ जी प्रभजोत। सर मेरा ना ये डाउट है, जो इसका फोर्थ ऑप्शन है ना, हाँ, इसमें सर इसने लिखा है कि लार्ज क्वाड्रुपोल मोमेंट इसमें शेल मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया, ये बोल रहा है ये भी शेल मॉडल के अकॉर्डिंग लार्ज क्वाड्रुपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। नहीं, हाँ, एग्जिस्ट करना और एक्सप्लेन करना दो अलग अलग वर्ड्स हैं। उसमें आप ये नहीं कहोगे कि हाँ जी इसने सारा कुछ एक्सप्लेन ही कर दिया, लेकिन ये उसकी पॉसिबिलिटी की बात कर सकता है। मतलब अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को यूज करो तो आप ये बता सकते हो कि हाँ जी ये एग्जिस्ट करता है, मतलब इट इज पॉसिबल। सो वन थिंग इज आई एम डिनाइंग समथिंग, वन इज आई एम एक्सेप्टिंग समथिंग। ठीक है, तो ये हो गया। एक ये है कि मैं उसे प्रूव कर रहा हूँ खुद ही। तो जब आप बोलते हो कि क्वाड्रुपोल मूवमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब ये सारा जस्टिफाई कर देता है, उसे एक्सप्लेन कर देता है। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता अभी, क्योंकि एक्चुअल में हमें बड़ा एलिमेंट्री लेवल पे ये सब आया हुआ है, आपको स्पेशली। तो अगर आप बात करोगे तो शेल मॉडल के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, कलेक्टिव मॉडल आ जाता है इसके आगे, उसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। ठीक है, तो हम उनमें जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा पर्पस नहीं है यहाँ पे उस चीज का। तो जब अलग अलग वेरिएंट्स को सारों को पढ़ोगे तब आपको और ज्यादा पता लगेगा कि हाँ कैसे कैसे किस तरह से पोटेंशियल वेरी करके ये अपना आंसर निकालते हैं। तो फिलहाल मैं सिर्फ इतनी बात पे रह रहा हूँ, और इतनी बात पे आपको रख रहा हूँ कि क्वाड्रुपोल मूवमेंट की पॉसिबिलिटी यहाँ से आप बात करते हो उससे कि हाँ जी ठीक है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम होती है कि हम उसे बता ही नहीं सकते इसके थ्रू, इसका इसका आर्गुमेंट लेके आप जस्टिफाई नहीं कर सकते उसे, या उसे आप बात ही नहीं कर सकते उसकी। वो जैसे शुरू में मैजिक नंबर्स की बात नहीं कर रहा था कोई मॉडल, तो प्रॉब्लम थी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, ओनो के म्यूट हो गए, बोल सकते हो फिर से अगर कुछ है तो, अगर ओके हो गया तो ओके, ठीक है।
चलो तो हम आगे बढ़ते हैं अपने काम के अगले अगले डाउट्स पे बढ़ते हैं जल्दी। पार्टिकल फिजिक्स के डाउट्स नहीं कवर होंगे अगर किसी स्पीड पे हम चले तो, लेकिन चलो कर लेंगे। तो ठीक है, मैं अगले उस पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है अल्फा डीके एनर्जीज आर सेंसिटिव टू। तो ये भी ठीक है क्वेश्चन, बहुत कोई मैं ये नहीं कहूंगा कि जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, या ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है, पूछा गया हुआ है, इसलिए इसे डाला है। तो आप एक बात तो लेके चलो कि एग्जाम्स में ना कुछ कुछ चीजें वेग आ जाती हैं, वेग कह लो, या जो ऐसे नहीं होती कि हाँ हमने टॉपिक में आराम से पढ़ी हुई है, ऐसा कुछ आ जाता है एग्जाम में। तो हमें वो भी चीजें पता होनी चाहिए, उनसे टैकल कैसे करना है। तो ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले मैं इसका आंसर बताऊंगा कैसे आया, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और। अल्फा डीके एनर्जी, वैसे मैंने इसका जो क्वेश्चन नंबर, आई थिंक मैं एक मिनट क्रॉस चेक करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। 34 असाइनमेंट नंबर 1A का। मैं एक बार इसे क्रॉस चेक कर देता हूँ आपको, यही था कि नहीं। हाँ बिल्कुल यही था। तो ये असाइनमेंट नंबर 1A का 34 नंबर क्वेश्चन है। तो अब अगर आप इसे देखोगे तो जो न्यूक्लियाइज है ना, पहले तो मैं ऑप्शन बताऊं। ऑप्शन में है आपको शेल इफेक्ट, और उसके बाद बाकी है टेम्परेचर, वेलोसिटी और बोथ, बोथ टेम्परेचर एंड वेलोसिटी। तो अल्फा जो ये है डीके एनर्जीज, अल्फा डीके आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई है, ठीक है। उसमें क्या होता है, दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है, आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ के वो इधर उधर टक्कर मारते हैं न्यूक्लियस में चारों तरफ शेल पे, उधर उसकी बाउंड्री पे बार 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 ये दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन ये मिल गए जुड़ गए, और ये पूरा का पूरा पेयर, ये इधर जा रहा है, कभी इधर टक्कर मार रहा है, कभी इधर टक्कर मार रहा है, कभी इधर वापस आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है। और ये कितनी बार डिके इसके साथ करता है, कितनी बार स्ट्राइक करता है, ये करता है। इसकी एनर्जी बहुत कम है, बाहर वाले जो बाइंडिंग एनर्जी आप देखोगे सिस्टम की बहुत ज्यादा है, और फिर ये इससे टक्कर मार मार के बाहर निकल जाता है। दैट इज कॉल्ड क्वांटम टनलिंग। ये इट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल एंड मोस्ट क्रिटिकल एग्जाम्पल ऑफ क्वांटम टनलिंग, कि इतनी कम एनर्जी होने के बावजूद क्रॉस कर रहा है बैरियर को। लेकिन कितनी बार टक्कर मारनी पड़ती है इसे, इट नीड्स टू कोलाइड द सरफेस अप्रोक्सीमेटली 10⁻36 टाइम्स। तो अब ये जो बात करें अगर इस लेवल पे, ना तो टेम्परेचर का कुछ काम लेना देना, और टेम्परेचर बेसिकली थर्मल काइनेटिक एनर्जी तो होती है, काइनेटिक एनर्जी तो होती है। तो उसमें आप हाफ एम स्क्वायर को 3/2 के लिखते हो जब, इक्विपार्टीशन थ्योरम और ये वो सब हम स्टैटिस्टिकल में भी पढ़ेंगे अभी बहुत ज्यादा, तो थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली ना तो इसका वेलोसिटी से कोई लेना देना, ना इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना, और दोनों से ही नहीं लेना देना। तो एक से लेना देना होता तो दूसरे से भी शायद हो जाता, तो वो उन चीजों के सेंसिटिव नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कह सकते हो कि वेलोसिटी की वजह से, वेलोसिटी की वजह से अगर कोई मोशन होगा, मोशन की वजह से आपको अपीयर तो हो सकता है कि एनर्जी कम ज्यादा हो गई, डॉपलर इफेक्ट है ना, पास आई तो ब्लू शिफ्ट, दूर जाए तो वो रेड शिफ्ट, ये वो सब, वो तो अपीयर तो हो सकता है, लेकिन अदरवाइज मोशन का या वेलोसिटी का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं। ठीक, होता क्या है, न्यूक्लियाई जो मैजिक नंबर्स वाले होते हैं, जो मैजिक नंबर्स वाले होते हैं, वो आपको पता है वो ज्यादा स्टेबल है, मैजिक नंबर्स वाले। अब शेल इफेक्ट की बात करूं मैं, वो टाइटली बाउंड है। और एक हमने एक और चीज ऑब्जर्व की है कि जो नंबर मैजिक नंबर्स पे पहुंचने वाले होते हैं ना, तब भी एनर्जीज का डिके सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है, जो डिफरेंस होता है। तो ये शेल क्लोजर की वजह से, शेल क्लोजर क्या होता है, मैजिक नंबर्स क्यों होते हैं, क्यों स्टेबल है वो, क्योंकि यहाँ पे शेल कंप्लीट हो गया उनका, ऐसे कंप्लीट हो गया, बिल्कुल शेल कंप्लीट हो गया, शेल क्लोजर बोल देते हैं उसे। उसकी वजह से क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब इसमें भी डिके में भी आप यही बात करते हो कि शेल क्लोजर की वजह से जो मैजिक नंबर्स हैं
उन पे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है और वही इसकी एनर्जीज को, इस डिके की एनर्जीज को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज इस पे ही सेंसिटिव है, टेम्परेचर और वेलोसिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इतनी बात ही थी। सर कितनी बार कोलाइड करता है वो दोबारा बताना। मैंने लिखा हुआ है सामने देखो, वो 10⁻36 है, अब वो अप्रोक्सीमेटली 34 35 कुछ भी ले सकते हैं, मैंने क्लास में भी बातचीत करी हुई है। ठीक है, और अदरवाइज अगर ये भी आपको पढ़ना है, पूरा आर्टिकल पढ़ना है, तो ये भी बाइजर की बुक है, अर्थर बाइजर, बहुत प्यारी बुक है, अर्थर बाइजर मॉडर्न फिजिक्स की बुक है। ठीक है, आप वहां से पढ़ सकते हो, पर अभी नहीं पढ़ना। ठीक है, अभी पढ़ना हो तो 10 मिनट के लिए वो पढ़ना, वो वाला पेज पढ़ना और बंद कर देना। नहीं तो ये ऐसी बुक है, ये कुछ बुक्स तो ऐसी हैं, जैसे ग्रिफिथ्स ऐसी बुक लिखता है, उसका लिखने का स्टाइल बड़ा कमाल का। बाइजर ऐसी बुक लिखते हैं। एक और इलेक्ट्रॉनिक्स में गीज की बुक है, वो बड़ी प्यारी है। मलविनो भी अच्छा काम करता है, लेकिन गीज भी बड़ी प्यारी बुक है। तो ये ऐसा काम करते हैं, आप इन बुक खोलते हो, आप बुक में खो जाते हो। अगर आपका मतलब फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट हो, आप पढ़ते पढ़ते खो जाओगे, आप फिर कहोगे यार सारा ही पढ़ लो, सारा ही पढ़ लो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो। ठीक है, तो अभी मैं ट्राई करना, इसका आर्टिकल उसमें दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लेना, पर बाद में, अभी नहीं। ठीक, तो चलो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, 29 क्वेश्चन था। आगे 30th मैं नहीं बता रहा, कोबाल्ट 60 का, कोबाल्ट 60 वाला वो हमने बातचीत करी हुई है, आपने भी कर लिया था। 35th जो है वो कौन सी रिएक्शन नहीं होती, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी हमने किया हुआ है, बताया हुआ है, पिछली डाउट सेशन में करवा दिया था। फिर भी डाउट अगर लिखा हुआ है तो मेरे को दोबारा बता दो, अगर करवाना होगा तो। वो हमने सारी रिएक्शंस कर ली थी, अगर उसमें अभी भी कोई बातचीत रह गई है तो अभी मेरे को दोबारा से चैट में डाल दो, तो मैं करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करवाता। अगर किसी भी एक स्टूडेंट का भी रहा है तो बोल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अदरवाइज हम नहीं कर रहे हैं, हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यस, चलूं अगले पे कि करवाना है, बता दो जल्दी से। कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे अभी तक, इतना टाइम, यहाँ तो लैग भी नहीं होता, बिल्कुल आराम से चलता है काम, कोई लैग नहीं आता। हाँ जी, चैट में आ गया, सर करवा दो प्रियंका। ठीक है प्रियंका, करवा देता हूँ। एनर्जी मोमेंटम बता दो इसका। ओके, एनर्जी मोमेंटम भी अगले क्वेश्चन में आएगा, तब बता दूंगा, पर अब आपने कह ही दिया तो इसको भी बता देता हूँ। तो मेरे को 3 रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी, और क्वेश्चन में ये है कि कौन सी रिएक्शन नहीं होती, कौन सी रिएक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे 6 14, ये किस पे जाएगा, ये जाएगा न्यूट्रॉन पे, 7 14 पे, और प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, एंटी एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी आएगा, पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो आएगा, और वो कौन से वाला न्यूट्रिनो है, इसके वाला। तो आप इसमें सारी कंजर्वेशन देख सकते हो। बेसिकली क्या होगा, इसमें हो क्या रहा है, इसमें 6 प्रोटॉन्स है और 8 14 माइनस 6, 8 जो है वो न्यूट्रॉन्स है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें 7 प्रोटॉन्स है और 14 माइनस 7, 7 ही न्यूट्रॉन्स है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि एक प्रोटॉन बढ़ गया और एक न्यूट्रॉन कम हो गया। इट मींस एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन पे गया है, और एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे कैसे जाता है, बीटा डीके करके, और जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसके साथ एक और पार्टिकल निकलता है, और लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन के लिए वो एंटी न्यूट्रिनो होना चाहिए, और कौन से वाला, इलेक्ट्रॉन वाला होना चाहिए। तो इसके भी और अंदर घुसना हो आपने तो एक और प्रोसेस, अंडरलाइंग मैकेनिज्म जो है वो भी दिखा देता हूं, अभी किसी और क्वेश्चन में था। न्यूट्रॉन जो होता है वो यू डी डी होता है, एक अप 2 डाउन क्वार्क। प्रोटॉन जो है वो अप अप डाउन होता है, यानी कि 2 अप 1 डाउन क्वार्क। तो अगर आप यहां से यहां जा रहे हो तो बेसिकली एक डाउन कम हो रहा है और एक अप बढ़ रहा है। तो अगर डाउन क्वार्क अप क्वार्क पे जाता है तो भी यही रिएक्शन होती है, और उसमें भी ऐसे ही एक बीटा डीके है इस तरह से। अंडरलाइंग मैकेनिज्म ये है
एक्चुअल प्रोसेस ये हो रही है, ये दिखती है हमें, और ऊपर बड़े एटॉमिक लेवल पे देखोगे तो ये, न्यूक्लियर लेवल पे देखोगे तो ये, और अगर पार्टिकल लेवल पे देखोगे तो ये। अब इंटरेक्शन लेवल पे देखते हैं। इंटरेक्शन लेवल या बेरियन नंबर कंजर्वेशन और इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन में देखते हैं। तो यहाँ पे बेरियंस कितने हैं? यहाँ पे एक बेरियन है, न्यूट्रॉन जो दो अप डाउन डाउन से मिलके बने, बेरियन नंबर इसका हो गया। रिएक्शन के दूसरी तरफ अगर आप जाओगे तो प्रोटॉन है, उसमें भी बेरियन नंबर कितना हो गया? +1। ठीक है, तो एक तरफ भी +1, दूसरी तरफ भी +1, बेरियन नंबर कंजर्व हो गए। दो पार्टिकल्स और हैं, वो ये दोनों हैं। तो एक है लेप्टॉन, अब ये दोनों लेप्टॉन्स हैं, तो लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन देख लो। लेप्टॉन में ये प्लस लेप्टॉन है, पार्टिकल जो है लेप्टॉन है उसका नंबर होता है +1, और ये इसी साइड है, इसीलिए एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन नंबर होता है -1, तो दोनों का मिला के 0 हो गया ना। तो यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नंबर नहीं है और यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नंबर नहीं है इन टोटलिटी, तो ये भी कंजर्वेशन हो गया। तो बात खत्म, ये दोनों ही देख रहे हैं और कोई तो पार्टिकल है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन नंबर बेरियम नंबर कंजर्वेशन देखी, काम खत्म हो गया, इसमें बात खत्म हो गई। एक और बात भी बता देता हूँ, आगे आएगी असाइनमेंट और डाउट्स में, क्वेश्चन में आएगी। अगर आप इन्हें स्ट्रेंजनेस देखो, स्ट्रेंजनेस, हालांकि जहां पे न्यूट्रिनो आ गया वो वीक इंटरेक्शन है, पार्टिकल फिजिक्स के डाउट्स में है ये काम, जहां पे न्यूट्रिनो आ गया वो वीक इंटरेक्शन है। ठीक है, वीक इंटरेक्शन किस किस पे होती है? दो दो इसी में देख लो, इसी में देख लो, इसमें पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? ये हेड्रोन है जो 3 क्वार्क्स से मिलके बना है, वो हेड्रोन। दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, हम लेते हैं, एक मैं ले लेता हूं हेड्रोन, उसमें मैं बता देता हूं जो क्वार्क्स से मिलके बने होते हैं वो हेड्रोन, उनमें बेरियन जो है 3 से मिलके बना होता है। कौन कौन से 3? कोई भी 3 क्वार्क्स हो सकते हैं, कोई भी 3 एंटी क्वार्क्स हो सकते हैं। सारी थ्योरी अभी देख लो, सारे सारे कॉन्सेप्ट्स अभी देखते रहो। कोई भी 3 क्वार्क्स, कोई भी 3 एंटी क्वार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा अगर कोई बनेगा तो वो मीजोन बनेंगे। मीजोन बनेंगे, उसमें एक क्वार्क होगा, एक एंटी क्वार्क होगा। लॉजिक क्या है? लॉजिक है कलर क्वांटम नंबर। पार्टिकल फिजिक्स की थ्योरी में इसकी बात की होगी हमने, कलर क्वांटम नंबर। कलर क्वांटम नंबर क्या बताता है कि टोटल कलर शुड बी नो कलर, मतलब व्हाइट, और व्हाइट के लिए या तो आप रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों को मिला लो, या फिर जो भी कलर मिलाओगे उसका एंटी कलर मिला लो। तो यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या तो 3 कलर वाले 3 क्वार्क ले लो, या फिर एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क ले लो। यही दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्वार्क्स के बनते हैं, दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्वार्क्स के बनते हैं। ठीक है, तो इन दो कॉम्बिनेशन में से जो इंटरेक्शन यहाँ पे, चलो क्वार्क का हो गया, तो हमने हैवी वाला तो देख लिया, एक तो बेरियन हो गए, एक लेप्टॉन्स हो गए। तो वीक इंटरेक्शन में हेड्रॉन्स कह लो, क्वार्क्स वाले पार्टिकल्स कह लो, या लेप्टॉन्स कह लो, ये दोनों ही आ जाते हैं वीक इंटरेक्शन में। ठीक है, पर क्योंकि लेप्टॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, डिके करके वही मौके पे बन जाता है, एग्जिस्ट नहीं, रहता नहीं है अंदर। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की जब भी बात हो, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, उसमें आप लेप्टॉन्स मत लिख देना, उसमें लेप्टॉन्स नहीं लिखने। आपने ये भी पूछा था ना डाउट, कौन सा पार्टिकल कौन सी इंटरेक्शन करता है, तो यहां याद रख लेना, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मेनली हेड्रॉन्स में होती है, क्वार्क्स वाले पार्टिकल्स में होती है, सिर्फ उनमें हेड्रॉन्स में। ठीक है, बेरियंस और उसमें वगैरह में, और हेड्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों में वीक इंटरेक्शन हो जाती है, और न्यूट्रिनो जो है वो सिर्फ वीक इंटरेक्शन में ही आता है। ठीक है, उससे भी पता लग जाता है। अच्छा, उसमें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर लें तो वो, उसके लिए मेन कंडीशन क्या है? सबसे मेन कंडीशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए है
इट शुड बी अ चार्ज पार्टिकल। तो वीक इंटरेक्शन में चार्ज की भी कोई कंपल्शन नहीं है, उसमें ऐसा पार्टिकल भी है जिसपे चार्ज है और ऐसा पार्टिकल भी है जिसपे चार्ज नहीं है। तो ये पार्टिकल चार्ज नहीं है और इस पे चार्ज है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सिर्फ चार्ज होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग में भी बॉदर नहीं करता वो। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आर आल्सो, न्यूक्लियर फोर्सेस आर आल्सो चार्ज इंडिपेंडेंट। जहां चार्ज का खेल शुरू होता है वहां से सिमेट्री ब्रेक हो जाती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन काम करने लग जाती है। ठीक है, तो ये भी बात है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स भी ले लें, वो तो चलो हमें मालूम ही है, ग्रेविटॉन्स वगैरह की बात है, वो तो आएगा ही नहीं। तो मेनली सारा खेल स्ट्रॉन्ग और वीक पे आ जाता है जब भी आप न्यूक्लियर में बात करते हो। ठीक है, और इसमें एक और बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेंजनेस का। स्ट्रेंजनेस में क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व रहती है। स्ट्रेंजनेस स्ट्रॉन्ग में कंजर्व रहती है और वीक में कंजर्व नहीं रहती। ठीक है, तो इनमें तो किसी में भी स्ट्रेंजनेस है नहीं, ना न्यूट्रॉन में कोई स्ट्रेंज क्वार्क है, ना प्रोटॉन में कोई स्ट्रेंज क्वार्क है। लेकिन अगर कोई ऐसा पार्टिकल आ जाए जिसमें स्ट्रेंजनेस हो, फिर क्या करोगे? डेल्टा है नहीं, हम वो रेजोनेंस वाला में लेंगे, आगे बात बताऊंगा इसकी। अगर कोई ऐसा पार्टिकल आ जाए जिसमें स्ट्रेंजनेस हो, तब क्या करोगे? तो आपने देखना है कि उसमें अगर स्ट्रेंजनेस कंजर्व रह रही है, फिर तो वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से हो सकता है। अगर नहीं रह रही तो वो वीक इंटरेक्शन से ही पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल। ये सारी इसकी थ्योरी है। ठीक है, खैर ये हो गया। हमारे पास दो रिएक्शन और थी, वो भी मैं लिख देता हूं जो इसमें दी हुई है। और अगली रिएक्शन है न्यूट्रॉन नाइट्रोजन की 713 की, जो कार्बन में जा रहा है। ऊपर वाली रिएक्शन में कार्बन नाइट्रोजन में जा रहा था, इसमें जो है वो नाइट्रोजन कार्बन में जा रहा है, प्लस पॉजिट्रॉन है और प्लस पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन वाला। तो अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पे Z कितना है? 7। यहाँ पे Z कितना है? 6। एक प्रोटॉन कम हुआ है, तो एक प्रोटॉन जो है वो एक न्यूट्रॉन में गया है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो सेम है ना। तो ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? पॉजिट्रॉन एमिशन। अब इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, पॉजिटिव बीटा डिके है, और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। तो एंटी न्यूट्रिनो का मतलब पार्टिकल लिया हमने, एंटी पार्टिकल के साथ पार्टिकल आएगा, पार्टिकल के साथ एंटी पार्टिकल आएगा, तभी इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन रहेगी। तो ये रिएक्शन होती है, बिल्कुल आराम से होती है। और सी ऑप्शन में मैंने दिया है बेरिलियम गोज टू लिथियम, और उसमें भी साथ में इलेक्ट्रॉन नहीं, हाँ उसे और थोड़े से अलग तरीके से लिख दिया, तो कोई बात नहीं। बेरिलियम बेरिलियम 47 प्लस इलेक्ट्रॉन goes to 37 प्लस न्यूट्रिनो। अब इसे ऐसे लिख दिया तो भी कोई बात नहीं है। आप ना पार्टिकल फिजिक्स में एक बार ध्यान रखना, इन रिएक्शंस में एक बार ध्यान रखना, आप किसी को भी उठा के किसी भी तरफ लेके जा सकते हो, किसी को भी उठा के किसी भी तरफ लेके जा सकते हो। तो मैं इलेक्ट्रॉन को उधर लेके जा सकता हूं, तो ये रिएक्शन बन जाएगी बेरिलियम लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन उधर जाके पॉजिट्रॉन हो जाएगा, और ये लो। तो अब ये तो कंजर्व है, आपको मालूम है। हुआ क्या है बेसिकली, ये 3 7 वही सेम चीज, ये 4 7, तो Z4 से 3 हो गए, इसका मतलब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके कर गया। दैट्स इट, इतना ही था। और क्योंकि तीनों के तीनों रिएक्शंस पॉसिबल हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि भाई तीनों ही पॉसिबल हैं। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, तो हम बोलेंगे कि हाँ नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल द रिएक्शंस आर पॉसिबल। ये था इसमें। देख लो, कोई डाउट है तो बताओ।
हाँ जी, तो ऑल ओके, आर वी गुड टू गो। अगर न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट है तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन में फोर्स इक्वल क्यों नहीं होती? इक्वल होती है, इक्वल होती है प्रियंका। हाँ, लेकिन उसमें मेन फोर्स अगर आप बोलोगे, अगर आप बहुत माइन्यूट लेवल पे देखने लग जाओगे तो फिर इक्वल क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन में एक और फोर्स लग रही है, और वो है प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन। वो है प्रोटॉन प्रोटॉन कूलम्बिक रिपल्शन। तो उस वजह से अगर आप टोटल इफेक्ट देखोगे तो यस, फर्क है उन दोनों के बीच फोर्सेस का। लेकिन अगर वैसे देखोगे तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वही, न्यूक्लियर फोर्सेस की वैल्यू बराबर है। वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो, उनकी वैल्यू बराबर ही है, उसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, देख लो एक और क्वेश्चन, इतने मैं ये रेज कर लेता हूँ, लिख दो अगर नहीं क्लियर तो। आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी वैल्यू वाइज देखोगे आप तो वो दिखेगा ना आपको। इतने अगर डिफरेंस लेने लग जाओगे 2 डेसिमल 3 डेसिमल 4 डेसिमल प्लेसेस में, तब आपको फर्क लगेगा, अदरवाइज तो कोई फर्क नहीं है, इक्वल है। चलें आगे, गुड टू गो। कोई बात करना चाहते हो? हाँ जी पायल, हाँ आपकी आवाज आ जाए बस। हाँ जी पायल, मेरे को यही डाउट था, आपका नेटवर्क डाउन रहता थोड़ा सा, तो आ नहीं रही आपकी आवाज मुझे। और ये आई होप आपके एंड में ही प्रॉब्लम है, मेरे एंड में नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो, हाँ अभी आई आवाज थोड़ी सी। हाँ सर जी हो पायल गया बोलो। क्लियर वो बस, सर हो गया क्लियर बस। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी देखा, सर। ऐसे अनम्यूट कर लिया करो, वैसे ही क्लियर हो जाएगा। असर ही बहुत है मेरा, है ना? यस चलो सर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं 42nd क्वेश्चन पे। 42nd बड़ा सिंपल है और थोड़ा सा ट्रिकी दिया मैंने, थोड़ा सा मॉडल करके दिया है। तो 42nd क्वेश्चन ये है, बड़ा ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन पहले। कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा रेज नेसेसरी टू डिसइंटीग्रेटेड न्यूट्रॉन। आपको पूछा गया है कि गामा मैं एक करवाऊं न्यूट्रॉन पे स्ट्राइक, और वो डिसइंटीग्रेट कर दे, इसे बता दे वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दे, इसमें तोड़ दे, कितनी एनर्जी चाहिए बताओ? क्या पूछा मैंने? तो बेसिकली एक ये आंसर आपको याद होना चाहिए। न्यूट्रॉन प्रॉब्लम में चिल्ला चिल्ला के बताया मैंने कि ये इस तरह से, मतलब ये वैल्यूज, चार वैल्यूज याद कर लेना। ठीक है, पूरा टेबल बनवाया था। तो अगर आप ब्रॉडली देखो, ब्रॉडली, तो ये बेसिकली उसकी बाइंडिंग एनर्जी की बात हो रही है। जिस एनर्जी से उसे बांध के रखा हुआ है, जिस एनर्जी से उसे बांध के रखा हुआ है, उसकी बात हो रही है, और किसी की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है उसकी? बाइंडिंग एनर्जी होती है 2.225 के करीब, है ना, इतनी होती है। और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में कहीं आपको 2 के आसपास भी नहीं मिलेगा कुछ, तो आप बच गए। तो आप सीधा आंसर लगा सकते थे 2.22 MeV, लेकिन वो किसी ऑप्शन में मैंने दिया नहीं दिया तो आप बच गए। फिर से बता रहा हूं, याद रख लेना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैंने साथ में क्या दिया? साथ में मैंने दिया मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, ये सब वैल्यूज दे दी। AMU की वैल्यू कितनी है, ये सब वैल्यूज दे दी मैंने। ठीक है, तो इसमें क्या दिया बेसिकली और क्यों दिया मैंने? क्योंकि मैंने एग्जैक्टली टोटल एनर्जी नहीं पूछी, कितने पे वो तोड़ ही डालेगा उसे, वो नहीं पूछा। मैंने पूछा मिनिमम एनर्जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल है, थोड़ा सा झोल नहीं मतलब थोड़ा सा खेल है। ठीक है, जब ये पूछ लिया ना तो क्वेश्चन ट्रिकी बन गया। अब यही क्वेश्चन अगर मैंने सीधा दिया होता, विद व्हाट एनर्जी पूछा होता, ऑप्शन में 2.2 दे दिया होता, क्वेश्चन था बिल्कुल जलील करने वाला, बिल्कुल बच्चों वाला। जिसने न्यूट्रॉन प्रॉब्लम देख ली वो कहेगा कि ये इसमें क्या है, मतलब
will hardly take 1 second to answer the question. ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हमने खेल खेल लिया, तो पेपर का अगर लेवल, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा तो ऐसे खेल खेले जा सकते हैं क्वेश्चन में। बाद में आकर स्टूडेंट बोलते हैं सर सिली मिस्टेक हो गई हुई नहीं है, तो टीचर ने करवाई है। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना है। ऐसी ऐसी चीजें बच्चों को फिल्टर करने के लिए बाहर होती हैं, जरूरी होती हैं। वो फिल्टर आउट करती हैं कि हाँ किसने ध्यान से पढ़ा और ध्यान से करा, सिर्फ ध्यान से पढ़ा नहीं, ध्यान से करा भी, पेपर भी ध्यान से किया, और किसने जो है वो थोड़े बहुत तुक्के मारे, या कौन सिर्फ ऑप्शंस, आंसर्स, क्वेश्चंस याद करके चला गया। तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं बचा, निकालना आपको वही है, कैलकुलेशन वही करनी है बाइंडिंग एनर्जी वाली, कि आपने क्या करना है एनर्जी के लिए, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, यही लगाना है। डेल्टा एम कितना लोगे, ऑफकोर्स वही लोगे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन कर लो। अगर भूल जाओ पेपर में उल्टा लिख दोगे तो साइन ही चेंज होगा और कुछ नहीं होने वाला। कितना कितना दिया हुआ है मैं नहीं बता रहा, छोड़ो, जितना भी दिया हुआ है ठीक है, ओके हो गया। और माइनस कर दोगे और माइनस करके सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अगर मास ऑफ प्रोटॉन में लिख दूं एक चीज, तो एएमयू में दिया हुआ 1.00759, वो टिपिकल से नंबर दिए हुए आपको तंग करने के लिए, तो एएमयू में दिया हुआ, ध्यान रखना एएमयू में। ठीक है, ये भी एएमयू में थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, 1.00898, तो ड्यूट्रॉन भी एएमयू में दिया हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट ऐसे ही होता ना, और तो कुछ नहीं होता। ड्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है 2.014, तो आप इन सारों को ऐड कर लोगे, लेकिन फिर एएमयू को आपने क्या करना है, जो एमईवी में पूछा गया उसमें बदलना है। ठीक है, और ये आंसर अगर याद भी कर लोगे तब भी ठीक है, बदलोगे तो 1.74 एमईवी के करीब आती है, मतलब इतनी एनर्जी मिनिमम चाहिए, इसके बिना बात नहीं बनेगी। और जब उसमें वो वाले फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं ना, बाकी जो भी करेक्शन फैक्टर्स होते हैं, जो इफेक्ट्स होते हैं आगे पीछे के, वो ऐड हो जाते हैं, तो फिर बन जाता है टोटल बाइंडिंग एनर्जी, और वो होती है 2.22। तो अब आप देख सकते हो, ये बात आपको अगर पता लग गई तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता लगी तो हम इसकी और बात करें, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी। ओके, बहुत अच्छे। मुझे लगता है मेरी क्लास अभी बंद होने वाली है, बैटरी मोबाइल की चार्जिंग रह गई मेरी, और बैटरी खत्म है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लास को, ये डाउट है तो पूछ लो, वैसे ये कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, क्लास बंद हो सकती है। तो 10 मिनट के लिए मैं चार्ज करूंगा, उसमें काम चल जाएगा मेरा, और हम 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और फिर रीज्वाइन कर लेते हैं। तो आई होप चल जाएगा काम, बता दो जल्दी।